अच्छा जी, हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब हम मज़ीद जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये है कि वन बाय वन हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है। बट बिफोर आई गो ऑन टू डिस्कस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्कस करने का, विच इज़ अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। देखें, एक बात आप सब लोगों को पता है कि जो हम पैसा लेते हैं तो उसको मेजरली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। या तो हम क्लासिफाई करेंगे उसको कि हमने डेट के थ्रू फंडिंग करी, या फिर हम क्लासिफाई करेंगे कि हमने इक्विटी के थ्रू फंडिंग करी। सही है ना? तो जो पैसा होता है हमारे पास उसको हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी या तो हमने डेट के थ्रू फंडिंग करी, या फिर हमने क्या करा, या फिर हमने इक्विटी के थ्रू फंडिंग करी। सही है ना? ये बात है। अब देखें, बात समझिएगा ज़रा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो रिस्क और रिटर्न है ना, उसका रिलेशनशिप ऐसा है कि कोई भी बंदा अगर रिस्क ज़्यादा लेगा तो वो ज़्यादा रिटर्न भी डिमांड करेगा। मैं रिपीट करता हूँ, रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप ऐसा है कि अगर कोई भी शख्स रिस्क ज़्यादा लेगा तो वो रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड करेगा। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस हैं, तो जो लोग भी हमें डेट प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि लोन वोन दे रहे हैं, तो उन लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको दो चीज़ें गारंटीड हैं। वो क्या दो चीज़ें गारंटीड है? एक, उनको उनका इंटरेस्ट गारंटीड है। दूसरा, उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट गारंटीड है। वेरेस जिन लोगों ने हमें पैसा दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, उन लोगों को हमने कुछ भी गारंटी नहीं किया। क्यों? इक्विटी के केस के अंदर ना तो डिविडेंड गारंटीड है, ना इक्विटी के केस के अंदर कैपिटल गेन गारंटीड है, और ना इक्विटी के केस के अंदर आपको आपका प्रिंसिपल का रिडेम्पशन गारंटीड है। आपको कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है इक्विटी के केस के अंदर। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इक्विटी के अंदर आपको ये तीनों में से कुछ भी गारंटीड नहीं है। कंपनी की मर्ज़ी होगी तो देगी, कंपनी की मर्ज़ी होगी तो नहीं देगी। आपको आपका शेयर जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी या उसकी वैल्यू कम होगी, नहीं पता। सो अल्टीमेटली एज एन इक्विटी प्रोवाइडर आप क्या कर रहे हैं? आप हाई रिस्क फेस कर रहे हैं। सो मैं रिपीट करता हूँ, एज एन इक्विटी प्रोवाइडर आप क्या कर रहे हैं? आप हाई रिस्क फेस कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली जब आप हाई रिस्क फेस कर रहे हैं तो एज एन इक्विटी प्रोवाइडर आप रिटर्न भी हाई रिटर्न डिमांड करेंगे। आई रिपीट, एज एन इक्विटी प्रोवाइडर आपका जो रिटर्न की डिमांड होगी वो भी हाई रिटर्न की डिमांड होगी। सो मैं रिपीट करता हूँ, एक चीज़ याद रखिएगा, रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशनशिप होता है जितना रिस्क ज़्यादा होता है उतना रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड किया जाता है। सो एज एन इन्वेस्टर अगर आप रिस्क ज़्यादा फेस कर रहे हैं तो आप रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड करेंगे, और अगर एज एन इन्वेस्टर आप रिस्क कम फेस कर रहे हैं तो आप रिटर्न भी कम डिमांड करेंगे। तो जब हम बात करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इक्विटी प्रोवाइडर्स, तो इक्विटी प्रोवाइडर ज़्यादा रिस्क फेस कर रहे हैं। तो जब वो ज़्यादा रिस्क फेस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे, और जो डेट प्रोवाइडर है वो कम रिस्क फेस कर रहा है, तो जब वो कम रिस्क फेस कर रहा है तो वो कम रिटर्न डिमांड करेगा। अब बात समझिएगा ज़रा। तो इसलिए मेजॉरिटी केसेस के अंदर आप जब देखेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ डेट होगी वो कॉस्ट ऑफ डेट लो होगी, वेरेस जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई होगी। क्यों कॉस्ट ऑफ डेट लो होगी, क्यों कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई होगी? बिकॉज डेट प्रोवाइडर रिलेटिवली कम रिस्क फेस करते हैं। तो जब डेट प्रोवाइडर कम रिस्क फेस करते हैं तो उनको रिटर्न भी कम रिक्वायर्ड होता है, और हम भी उसको कम रिटर्न देंगे। हम कहेंगे यार तुम्हारा रिस्क इतना थोड़ी है कि तुम ज़्यादा रिटर्न डिमांड करो। तो आगे भी हम जिस जिस तरह से पढ़ते जाएंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इक्विटी प्रोवाइडर्स होते हैं उनका रिस्क ज़्यादा होता है तो वो रिटर्न भी ज़्यादा डिज़ायर करते हैं। जो डेट प्रोवाइडर होते हैं उनका रिस्क कम होता है तो वो रिटर्न भी कम डिज़ायर करते हैं डेट प्रोवाइडर्स। अच्छा, अब हम करेंगे कुछ तरह से कि हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम जो है वो वन बाय वन इक्विटी और डेट की बातें करेंगे। सो देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करने के लिए जा रहे हैं, और उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर जो है जो दो तरह के कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के मॉडल्स हैं। तो हम वन बाय वन दोनों मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मॉडल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कहा जाता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल।
एबिट, जो सबसे पहला मॉडल हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उसको कहा जाता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपएम। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल? ये कैपएम क्या होता है? तो कैपएम के पीछे एक अपनी लॉजिक है, एक तफसीलन लॉजिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग सबसे पहली चीज़ तो ये डिस्कस करनी है कि यार ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो फॉर्मूला फॉर द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज क्वाइट सिंपल कि के ई इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस द इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ। अब ना ये जो के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बी ई मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको हम थोड़ा सा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आर एफ है ना, इसको लिखा गया है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्या मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न? जब आप कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हुआ? ये स्टॉक एक्सचेंज। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हुआ? वो मार्केट जहाँ पे 12 महीने से ज़्यादा की सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। ज़रूरी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे होती हो, प्राइवेट कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो यूजुअली 12 महीने से ज़्यादा की उनके अंदर जो है वो होती है। अच्छा, अब देखें तो सबसे पहली चीज़ तो कुछ तरीके थे कि जो कैपिटल मार्केट है ना, मैं रिपीट करता हूँ, जो कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट है, वो कैपिटल मार्केट पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप रिस्क फेस कर रहे होते हैं। क्या रिस्क फेस कर रहे होते हैं? जैसे कि जी शेयर मैंने लिया 100 रुपये का, अब वो शेयर कहीं 70 रुपये का ना हो जाए, वो 80 रुपये का ना हो जाए, तो मैं रिस्क फेस कर रहा हूँ। मैंने किसी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया, बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद जो है वो कहीं वो कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए, पता लगा वो कंपनी लोन ही रीपे ना कर सकी। क्योंकि देखें, बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये थोड़ी है कि गारंटीड आपको पैसे मिलेंगे। क्या पता वो कंपनी का दिवालिया निकल जाए, क्या पता वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कैपिटल मार्केट पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक ऐसी सिक्योरिटी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा शेयर, एक ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर आपका नेग्लिजिबल लेवल का रिस्क, एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसी सिक्योरिटी जिसमें आपका नेग्लिजिबल लेवल का रिस्क हो, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ सिक्योरिटी। उसके ऊपर जो कमाया गया रिटर्न है उसको कहा जाएगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर आप मुझसे पूछें ना तो ऐसी कोई सिक्योरिटी होती नहीं है जो कि रिस्क फ्री। इवन आप और हम जो बैंक में पैसे रखवाते हैं ना, उसमें भी रिस्क है। इवन आप और हम जो बैंक में पैसे रखवाते हैं उसमें भी रिस्क है। तो प्रैक्टिकली जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ रहे बात? तो प्रैक्टिकली जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम क्या करते हैं? हम करते कुछ तरह से हैं कि यूजुअली जो गवर्नमेंट्स होती है ना, गवर्नमेंट्स की गारंटीज जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती हैं। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो रिटर्न आ रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं यूजुअली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सो आई रिपीट, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न? तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जनरली ये होता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उस गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो रिटर्न आ रहा होता है उसको हम कहते हैं ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। किसी कंट्री की गवर्नमेंट की बात कर लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर लें, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की बात कर लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर लें, यूएस की गवर्नमेंट की बात कर लें, यूके की गवर्नमेंट की बात कर लें, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो जनरली अज्यूम की जाती हैं कि उनका रिस्क लेवल लो है, वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे रिटर्न आ रहा होता है उसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। फिर एक चीज़ है विच इज़ कॉल्ड इक्विटी बीटा। इक्विटी बीटा एक्चुअली क्या है? इक्विटी बीटा एक्चुअली रिस्क कोफिशिएंट है। और रिस्क कोफिशिएंट का एक और नाम भी होता है कि इट्स अ मेजर ऑफ रिस्क। इक्विटी बीटा आपको बताता है कि किसी भी सिक्योरिटी में रिस्क कितना इन्वॉल्व है और वो उस रिस्क को वैल्यू असाइन करता है,
जनरली स्पीकिंग जो ओवरऑल पूरी मार्केट होती है ना, पूरी कैपिटल मार्केट होती है, उस पूरी कैपिटल मार्केट का जो रिस्क लेवल होता है ना वो 1 होता है, उसका मेजर होता है 1। जो पूरी एवरेज कैपिटल मार्केट है ना उसका जो रिस्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम देते हैं वैल्यू 1। फिर हो गया मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो जो कैपिटल मार्केट में जो एवरेज रिटर्न चल रहा है, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी, इंश्योरेंस सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एफएमसीजी है, सबका मिला के एक जो एवरेज रिटर्न चल रहा है वो एवरेज रिटर्न को कहेंगे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। फिर एक चीज़ है रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF, यानी कि अगर लेट से कि मार्केट में रिटर्न चल रहा है 15% का और जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% का है, तो ये जो 5% है ये रिस्क प्रीमियम कहलाएगा। ये जो 5% है ये रिस्क प्रीमियम कहलाएगा। यानी कि एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट कर रहा है तो वो जो रिस्क फेस कर रहा है उसके ऊपर वो इतना % प्रीमियम डिमांड कर रहा है, वो बोल रहा है जी मुझे 5% प्रीमियम मिलना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, जब भी हम बात करते हैं अबाउट द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या होता है? इट्स अ वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इक्विटी बीटा और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। इन 3 चीज़ों की बेस पे फिर अल्टीमेटली KE स्टैब्लिश होती। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है, इस एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, इसके थ्रू थोड़ा सा जो है वो हम CAPM की एप्लीकेशन करते हैं। तो आपको कहता है शेयर्स इन लुई कंपनी हैव अ बीटा ऑफ 0.9, द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज 10%। अच्छा, सवाल में कभी बीटा ना गिवन हो ना तो उसको आप अज्यूम करेंगे वो इक्विटी बीटा। द एवरेज मार्केट रिटर्न इज 10%, तो यानी ये RM है, एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 4%, यानी यह RF। रिक्वायरमेंट है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर लुई कंपनी। सो आपको पता है कि यार कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को अप्लाई करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय RM माइनस RF। यानी कि क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गोना बी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 4% प्लस इक्विटी बीटा मतलब 0.9 मल्टीप्लाई बाय RM जो कि 10% है माइनस RF जो कि 4%। तो अगर इस सब कुछ को हम देखेंगे तो आपके पास इस सब कुछ के अंदर बनता को इस तरह से 9.4% क्या है, 9.4% आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सो मैं रिपीट करता हूँ, 9.4% क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एक एग्जांपल और देखते हैं, यही CAPM के फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखते हैं, आगे और चीज़ें भी कुछ डिस्कस करेंगे। आपको कहता है मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8%, कितना है 8%। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 3%। रिक्वायरमेंट में कहता है व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ शेयर विद एन इक्विटी बीटा ऑफ 1.6। सो आप सिंपल कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहेंगे 3% प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 8%, 3% प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 8%। कितना आता है ये 15.8%। कितना आता है ये 15.8%। आगे बढ़ते, इसी में एक और रिक्वायरमेंट है कि व्हाट इज द बीटा फैक्टर ऑफ अ कंपनी दैट हैज कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ 10%, यानी कि वही CAPM का फॉर्मूला यूज करते हुए अब आपको यहां पे बीटा निकालना। आप कहेंगे 10% इज इक्वल टू
10% इज इक्वल टू 3% प्लस x इंटू 8%। सो अब आप x की सिचुएशन याद रखेंगे कि हाउ मच इज गोना बी x। So 0.875 is gonna be x. 0.875 is gonna be x. अच्छा जी, तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की कुछ बेसिक एप्लीकेशन हो गई। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं चाहूँगा कि मैं जना एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको एक और कॉन्सेप्ट कैपेम का एक्सप्लेन कर दूँ। वो एग्जांपल ये है कि आप अज्यूम करें कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे 10% और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15%। लेट्स अज्यूम एक ऐसी कंपनी है जिसका इक्विटी बीटा है 1, एक ऐसी कंपनी है जिसका इक्विटी बीटा है 1.4 और एक ऐसी कंपनी है जिसका इक्विटी बीटा है 0.8। अब आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सिंपल सी बात है ये देखेंगे, आप कहेंगे जी 10% प्लस 1 इंटू 15% माइनस 10% मतलब 15% आ गया। आप कहेंगे 10% प्लस अब 1.4 है, 1.4 इंटू 15% ये हो जाता है आपका 17%। और अगर हम मज़ीद देखें तो मज़ीद आपके पास है 14%। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाहूँगा, वो आप एक चीज़ देखिएगा, वो एक चीज़ ये देखिएगा कि जहाँ पे इक्विटी बीटा 1 है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वलेंट टू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। 15% था ना, देखो 15%। जहाँ पे इक्विटी बीटा 1 से ज़्यादा है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा। और तीसरी चीज़, जहाँ पे इक्विटी बीटा 1 से कम है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से कम। तो आप एक चीज़ देखें, 15%, 17%, 14%। आप एक चीज़ अगर देखेंगे ना, सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोना गेट। सो एक्चुअली कैपेम जो है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, वो क्या करता है, वो मार्केट के रिस्क को कंसिडर करते हुए, कंपनी के रिस्क को कंसिडर करते हुए आपको एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी देता है कि यार इस कंपनी का जितना रिस्क है और जिस तरह से मार्केट में डिज़ायर्ड रिटर्न अवेलेबल है या रिटर्न अवेलेबल है, उसकी बुनियाद पे एक इन्वेस्टर इस कंपनी में इतना 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 रिटर्न चाहेगा कि उसको मिले। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने कैपेम की बात कर ली, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की, जो कि एक्चुअली कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेथड है और मार्केट में ये मेथड वाइडली यूज्ड मेथड है। बहुत रेगुलर बुनियाद के ऊपर ये मेथड यूज़ किया जाता है, प्रेफर्ड मेथड।